अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। स्टूडेंट्स, जो इंटरनल वर्ड है हमारे पास और रिफ्लेक्शन, ये दोनों कंबाइन वर्ड है यहाँ पे, और इसके साथ लिखा हुआ है टोटल। तो जब हम इंटरनल की बात करते हैं तो इंटरनल कहते हैं अंदरूनी हिस्से को, और साथ उसके क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन। यानी जो रिफ्लेक्शन होनी है वो जिस मीडियम की भी होनी है वो टोटली इंटरनली होनी है, एक्सटर्नल नहीं होनी। यानी ऐसी रिफ्लेक्शन जिसमें तमाम लाइट रेज, तमाम के तमाम बाउंस बैक रेज जो हैं वो उसी मीडियम के अंदर हो, उसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने जिस अपरेटस का यूज़ किया है इसको हम कहते हैं ग्लास स्लैब, और इस अपरेटस के बाहर के मीडियम को हम कहते हैं एयर। ये हमारे पास ग्लास स्लैब है और ये आपके पास एयर है। और इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि एयर जो है वो एक आपके पास रेयर मीडियम होता है, और जो ग्लास है वो डेंसर मीडियम होता है। ग्लास के पार्टिकल क्लोज्ड होते हैं, डेंस पार्टिकल्स होते हैं, डेंस अरेंजिंग पार्टिकल्स होती है, क्लोजली पैकिंग। दैट्स वाई जो ग्लास है वो एयर की निस्बत डेंसर है। दैट्स वाई ग्लास को हम एक डेंसर मीडियम मानते हैं, और एयर के मालिक्यूल्स पार्टिकल फार अवे होते हैं। दैट्स वाई एयर जो है वो एक रेयर मीडियम है। स्टूडेंट्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के लिए जो हमारे पास लाइट रे होती है वो हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है। मैं बात रिपीट करता चलूँ कि हमारे पास जो लाइट रे जाती है, एमिट होती है, वो हमेशा डेंसर मीडियम से एमिट होती है और रेयर मीडियम के ऊपर फॉल करती है। ओके स्टूडेंट्स, सो एज्यूम करें कि यहाँ पे मैंने कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ग्लास ब्लॉक के अंदर, समझ लें ये लेज़र है, या कोई लाइट लेज़र रखा हुआ है मैंने, जहाँ से लाइट रे जो है एमिट हो रही है और इस ग्लास बाउंड्री से बाहर जाके एयर में एंटर हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, यानी यहाँ इसके अंदर कोई लुमिनस ऑब्जेक्ट फिट किया है जिससे लाइट रे बाहर जा रही है। सो हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। मैंने इसका स्ट्रक्चर आपसे डिस्कस किया है। एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो लाइट रे है स्टूडेंट्स, वो आपके पास ये नॉर्मल है, दिस वन इज योर नॉर्मल। एज्यूम करें कि लाइट रे यहाँ फॉल करेगी इस प्रिज्म की बाउंड्री पे, ओके स्टूडेंट्स, और इसके साथ बनाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी जो इंसिडेंट रे होती है वो आपके पास नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल बनाती है, एंड देन यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इट विल रिफ्रैक्ट, ओके, एंड बेंड कर जाएगी ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पहली बात तो ये स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लुमिनस सब्जेक्ट है उसमें से बहुत सारी लाइट रेज निकलेंगी। ऐसा नहीं है कि उसमें से सिर्फ एक लाइट रे निकलेगी, लेकिन हम अपने प्रॉब्लम को समझने के लिए, हम अपने टॉपिक को समझने के लिए सिर्फ 2 से 3 लाइट रेज का जिक्र करेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो सके। ये जो लुमिनस सब्जेक्ट्स है मैं इसको अंदर ड्रा कर देता हूँ। आप समझ लें ये एक लेज़र है जो अंदर मैंने फिट की हुई है। इसमें से जो लाइट रे निकली है तो ये इस नॉर्मल के साथ क्या बना रही है, इंसिडेंट एंगल बना रही है। आप इसको बेशक समझ लें O है, ये आपके पास A है, ये आपके पास B है। स्टूडेंट्स, OA जो है यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, एंड सिमिलरली OB जो है दैट इज रिफ्रैक्टेड रे।
तो जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में से लाइट एमिट करेगा और इस ग्लास बाउंड्री से बाहर निकलेगा लाइट, तो क्या करेगा ये लाइट रे, क्या करेगी, बैंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ रखा है कि जब लाइट रे एक डेंसर मीडियम से रेयर में एंटर होता है तो लाइट रे हमेशा बैंड्स करता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट अगर लाइट रे एयर से डेंसर में एंटर होता है तो फिर लाइट रे हमेशा बैंड्स करता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। बट यहाँ पे लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रहा है, देन इट विल बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। स्टूडेंट्स, इसी तरह हम एक सेकेंड लाइट रे को डिस्कस करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के टॉपिक को समझने के लिए। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डायग्राम 2 है, दिस इज डायग्राम 2। जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी सेकेंड रे देखेंगे, सेकेंड रे डिस्कस करेंगे कि जो सेकेंड रे आएगी उसके लिए हम इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। फर्स्ट रे जो थी उसमें जो इंसिडेंट एंगल था स्टूडेंट्स वो हमने स्मॉल रखा था, अब हम थोड़ा सा इंसिडेंट एंगल बढ़ाते जाएंगे। ओके, मैं इस ग्लास स्लैब को हटा देता हूँ ताकि मैं अपना इंसिडेंट एंगल ड्रा कर सकूँ। स्टूडेंट्स, इंसिडेंट एंगल हम अपने प्रीवियस इंसिडेंट एंगल से थोड़ा बढ़ाने लगे। ये हमने इंक्रीज कर दिया अपना इंसिडेंट एंगल। अगेन इट्स ओ ए, और आप देखेंगे इट विल अगेन बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंगल आर। सो हमारे पास इंसिडेंट एंगल प्रीवियस एंगल से बढ़ गया एंड देन जो रिफ्रैक्टेड रे है वो भी बढ़ गया। जैसे जैसे हम इंसिडेंट एंगल बढ़ा रहे हैं ऐसे करके हमारे पास जो रिफ्रैक्टेड रे है वो भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो रहा है। जैसे जैसे इंसिडेंट रे मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, ये देखिए ऐसे ऐसे जो आपके पास रिफ्रैक्टेड एंगल है ये भी बैंड हो रहा है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने केस लिया था उसमें हमने इंसिडेंट एंगल स्मॉल लिया था, जबकि अब डायग्राम 2 के अंदर हमने इंसिडेंट एंगल बड़ा लिया तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी ज़्यादा बेंड कर गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बिकॉज लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रहा है, दैट्स वाई लाइट रे जो है वो बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये डेंसर है, ये रेयर है, डेंसर से रेयर में जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे डायग्राम 3 को। स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास डायग्राम 3। आप देखिए मैंने ये ग्लास स्लैब रख दिया है। अब हम जो इंसिडेंट एंगल है उसको हम मज़ीद बढ़ाएंगे, इंक्रीज़ करेंगे। मैं ग्लास स्लैब अगेन हटा देता हूँ और इंसिडेंट एंगल को मज़ीद हम बढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ जाएगा इंसिडेंट एंगल जो कि बढ़ चुका है प्रीवियस केस से। अब हमारे पास जो रिफ्रैक्टेड एंगल है स्टूडेंट्स वो बिल्कुल क्या बनेगा, अलोंग द बाउंड्री पे बैंड कर जाएगा। इस ग्लास स्लैब की जो बाउंड्री है एग्जैक्टली इस बाउंड्री के अलोंग ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। स्टूडेंट्स, इसी एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल, यानी ऐसा एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल जो है बेंड्स कर जाए थ्रू 90 डिग्री ऑन द बाउंड्री ऑफ फर्स्ट मीडियम, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। मैं अगेन रिपीट करता चलूँ, ऐसा एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल, ऐसा इंसिडेंट एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल बेंड्स कर जाए अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ फर्स्ट मीडियम, दिस फर्स्ट मीडियम, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। यानी हम ये कह सकते हैं, मैं इसको यहाँ से कम्प्लीटली बैंड कर देता हूँ अलॉन्ग द ग्लास बाउंड्री। अब देखिए ये बैंड कर जाएगा कम्प्लीटली इस डायरेक्शन में।
द इंसिडेंट एंगल फॉर विच refracted angles bends through 90 degree. The incident angle for which refracted angle bends through 90 degree is called critical angle. So इस एंगल को हम क्या कह सकते हैं? critical angle. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं the angle of incidence द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी इस एंगल की बात हो रही है फॉर विच रिफ्रैक्टेड एंगल बिकम 90 डिग्री is called critical angle. यानी एक ऐसा एंगल, मैं ग्लास स्लैब को दोबारा प्लेस करता हूँ अपने जगह पे, एक ऐसा एंगल जिसके लिए जो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए जो रिफ्रैक्टेड एंगल है दैट्स बेंड्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ फर्स्ट मीडियम। आप देख रहे हैं कि जो लाइट रे है जिसको मैंने रेड लाइट रे कह दिया, ये रिफ्लेक्टेडली कम्प्लीटली बेंड कर गई 90 डिग्री पे अलोंग द बाउंड्री ऑफ दिस फर्स्ट मीडियम। तो ऐसे एंगल को स्टूडेंट्स बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। ओके, सो हम स्टूडेंट्स प्रीवियस केसेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहे हैं। अब थर्ड केस में हमारे पास एक स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस आया जिसके लिए जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो 90 डिग्री बन चुका है, उसको हमने क्रिटिकल एंगल बोल दिया है। अब हम ऐसा करते हैं, क्रिटिकल एंगल से भी बड़े एंगल पे लाइट को इंसिडेंटली फॉल करते हैं एंड देन हम देखते हैं क्या होता है। स्टूडेंट्स जो लास्ट डायग्राम मैंने ली है इसका साइज़ मैंने ग्लास स्लैब के साइज़ से बड़ा रखा है। आप एज्यूम करें कि आपने जो एंगल है वो आप क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा लेना है। ग्लास का एक्सपेरिमेंटली जो क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट किया जाता है दैट इज़ अबाउट 42 डिग्री। तो आप एज्यूम करें कि आप 42 डिग्री से भी बड़ा एंगल ले रहे हैं। स्टूडेंट्स, जब इंसिडेंट एंगल हम क्रिटिकल एंगल से बढ़ाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? लाइट जो है हम देखते हैं स्टूडेंट्स, बजाय रिफ्रैक्ट होने के, बजाय इस ग्लास स्लैब से बाहर निकलने के, लाइट टोटली बाउंस बैक कर जाता है, वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है टोटली। स्टूडेंट्स, इसी फिनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी अगर मैं यहाँ ग्लास स्लैब को प्लेस करूँ तो यहाँ से लाइट रे आया और इसने यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, स्टूडेंट्स एज्यूम करें कि क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा था, यानी 42 डिग्री से भी वो इंसिडेंट एंगल बड़ा बना। तो आप देखोगे कि जो लाइट रे है वो बजाय रिफ्रैक्ट होने के वो बाउंस बैक हो जाता फर्स्ट मीडियम में। ऐसे फिनोमेना को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी ऐसी रिफ्लेक्शन कहलाती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी अगेन अगर मैं इसको ले लूँ, सेकेंडली क्रिटिकल एंगल से हमें बड़ा एंगल लेना है स्टूडेंट्स। सो लाइट रे आप एज्यूम करें कि ये फॉल कर रही है ग्लास की बाउंड्री पे, बट अब की बार इस ग्लास की बाउंड्री पे जो ये लाइट फॉल कर रही है वो 42 डिग्री से भी बिगर एंगल पे जब फॉल करेगी, देन लाइट रिफ्रैक्ट होने के बजाय स्टूडेंट्स एट विल रिफ्लेक्ट, एक्चुअली नॉट रिफ्रैक्ट, वो पास आउट नहीं करेगी बल्कि वो टोटली बाउंस बैक हो जाएगी।
it will bounce back to a first medium, it will bounce back to a denser medium. ये आपके पास इसका रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा, ये आपके पास इसका इंसिडेंट एंगल बनेगा। यानी अगर मैं इसको यहाँ रखूँ तो लाइट रे अगर क्रिटिकल एंगल से भी, इस ग्लास के क्रिटिकल एंगल से भी बड़े एंगल पे फॉल करेगा, then this light ray will bounce back into the denser medium. This is known as total internal reflection. That's why, इसीलिए मैंने ये definition लिखी थी, when the angle of incidence become larger than the critical angle, no refraction occur. यानी अगर मैं एक ग्लास स्लैब रखूँ, हमारे पास अगर इस ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है जो कि 42 डिग्री है, अगर उससे भी बड़ा एंगल हो जाए, यानी जैसा कि इसका 42 डिग्री क्रिटिकल एंगल है, 43 हो जाए या 44 डिग्री एंगल पे फॉल करे इस ग्लास की बाउंड्री पे, तो क्या होगा, द एंटायर एंगल, यानी इस एंटायर एंगल, ये जो ग्लास के अंदर का एंगल होगा, एट विल रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम, ये एग्जैक्टली बाउंस बैक कर जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा फर्स्ट मीडियम में ही। अगर ग्लास के क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे लाइट फॉल करेगा, देन इट विल बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट डेंसर मीडियम। दिस इज़ अ डेंसर मीडियम। सो स्टूडेंट, दिस इज नॉन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। होपफुली यू विल सेटिस्फाई। कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया है, एंड स्टे ट्यून विद मी फॉर नेक्स्ट कमिंग वीडियो, दैट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थैंक्स।